गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब हिंदी की कक्षाएं ले रहे थे और हिंदी में आप लोगों ने वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट किया है। हम उसकी प्रैक्टिस देख रहे थे कि वर्णमाला चैप्टर से अभी तक आपके विभिन्न एग्जामों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इसे हम देख रहे थे। इस क्रम में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो हो चुका था। जिन भी लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है या पिछली वर्णमाला की कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है, चैनल पे क्लास पड़ी हुई है, आप सब जा कर के उसे ज़रूर देखें और उसे देखने के बाद आप इस प्रैक्टिस में भाग लें। चलिए आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रैक्टिस सेकेंड, आज हमारा प्रैक्टिस सेकेंड शुरू हो रहा है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि वर्णमाला में जो आपके स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही और एक नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहिए या फिर आप वर्गीय व्यंजन कहिए, बात एक ही है। और वर्गीय व्यंजन में जो वर्ग होते हैं वो कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कितने वर्ग होते हैं भैया, 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में जो व्यंजन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 व्यंजन। वर्ग आपके कितने होते हैं, 5, और एक वर्ग में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 5। तो 5 गुणे 5 जब आप करेंगे तो आपको जो व्यंजनों की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25। तो स्पर्श व्यंजन कहिए, चाहे आप स्पर्श व्यंजन कहिए चाहे आप वर्गीय व्यंजन कहिए, इनकी संख्या कितनी होती है, तो विकल्प ए 25। विकल्प ए क्या हो जाएगा, 25। 25 वर्गीय व्यंजनों के अतिरिक्त आपके 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। 4 क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब आप बात करेंगे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो समझिएगा जो आपका य, र, ल और वह होता है, इसी को हम क्या कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। ये क्या कहलाएगा आपका, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 आपके क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन। और 4 ही आपके क्या होंगे, 4 ही आपके होंगे ऊष्म व्यंजन। ये चारों क्या कहलाएंगे, ये चारों तो कहलाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की अगर बात करेंगे तो संख्या इसकी भी कितनी होगी, 4। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होंगे, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे, ये बड़ा वाला श और आपका मूर्धन्य स, आपका दंत्य स, और आपका क्या होगा, ह। और आपका क्या होगा, ह। शख है, श है, इसको ही हम क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहें। इन्हीं को क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। बात अगर करेंगे द्विगुण व्यंजन, भी आपसे पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2। और कौन कौन से होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन, एक तो द्विगुण होता है आपका ड़ और एक द्विगुण होता है आपका ढ़। ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन। इसी द्विगुण को ताड़नजात और उच्छिप्त भी कहा जाता है। इसी द्विगुण को ताड़नजात और उच्छिप्त भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप ध्यान से इन दोनों वर्णों को देखिए, ये दोनों के दोनों वर्ण आपकी किस श्रेणी के वर्ण हैं, संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर हैं। ये क्या है, आपके संयुक्त स्वर हैं। क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर। बात अगर करेंगे संयुक्त स्वर की कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला के वे स्वर, हिंदी वर्णमाला के वे स्वर जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक स्वरों के संयोग से हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और संख्या में ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। संख्या में ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका ए, एक होता है आपका ऐ, एक होता है आपका ऐ, एक होता है आपका ओ, और एक होता है आपका औ। ए, ऐ, ओ और औ, यही मिलकर के आपके क्या बनते हैं, संयुक्त स्वर बनते हैं। अब इनके निर्माण के बारे में समझिए। ए का निर्माण हुआ है अ धन ई से। ए का निर्माण कैसे हुआ है, अ धन
ई से किसका निर्माण हुआ है? ए का निर्माण हुआ है। अ का निर्माण कैसे हुआ है? अ धन ए से। अ धन ए से किसका निर्माण हुआ है? अ का। ओ का निर्माण कैसे हुआ है? अ धन उ से। अ धन उ से क्या बना है आपका? ओ बना है। और अ कहाँ से बना है? अ धन ओ के योग से। अ धन ओ के योग से क्या बना है आपका? अ बना है। अब जब ये संयुक्त स्वर हैं आपके, तो संयुक्त स्वरों में दो स्वरों का संयोग किया गया है, तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? अलग अलग। ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, तो उच्चारण स्थान भी इनका क्या होगा? अलग अलग। अ का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ से। अ का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ से। और ई की बात करेंगे तो ई का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालु से। ई का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालु से। और दोनों के संयोग से बने स्वर, दोनों के संयोग से बने स्वर, ए का उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? कंठ तालु से। ए का उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? कंठ तालु से। और कंठ तालु से उच्चारित होने के कारण ही इसे क्या कहेंगे? कंठ तालव्य स्वर। क्या कहेंगे? कंठ तालव्य स्वर कहेंगे। बात क्लियर है? समझिए, ए ए का उच्चारण कहां से किया जाता है? कंठ से। ई का उच्चारण कहां से किया जाता है? तालु से। दोनों के संयुक्त रूप से बनने के कारण ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। और कंठ तालु से उच्चारित होने के कारण इसे क्या कहेंगे? कंठ तालव्य स्वर कहेंगे। बात अगर ए की करेंगे तो इसमें भी ए का उच्चारण कहां से किया जाएगा? कंठ से। और इसे ए का उच्चारण कहां से किया जाएगा? कंठ से। और ए का उच्चारण कहां से होगा? कंठ तालु से। कंठ तालु से। तो दोनों के संयोग से बनने के कारण अ का भी उच्चारण कहां से किया जाएगा? कंठ तालु से। और ये भी क्या कहलाएगा आपका? कंठ तालव्य वर्ण। तो जो आपका ए और अ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कंठ तालव्य। इसे हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। बात अगर करेंगे ओ की, तो इसको समझिए, अ का जो उच्चारण किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है? कंठ की सहायता से। कैसे किया जाता है? कंठ की सहायता से। और ऊ का जो उच्चारण है ये कहां से किया जाता है? ओष्ठ से। ये कहां से किया जाता है? ओष्ठ से। और अ और ऊ के योग से बने स्वर का उच्चारण कहां से किया जाएगा? कंठोष्ठ से। कहां से किया जाएगा? कंठोष्ठ से। कंठोष्ठ से। और कंठोष्ठ से उच्चारित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण। क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहेंगे। कंठोष्ठ वर्ण कहिए या कंठोष्ठ स्वर कहिए, बात एक ही है। और यही चीज आपके अ में भी होता है। अ का उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? कंठ से। और ओ का उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? कंठोष्ठ से। और कंठोष्ठ से उच्चारित होने के कारण ये भी आपका क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ वर्ण। क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ वर्ण। तो ओ और अ आपके क्या कहलाएंगे? कंठोष्ठ स्वर। ए और अ क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य स्वर। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। क्या? कंठ तालव्य स्वर। दंतोष्ठ की बात करेंगे, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? केवल और केवल एक है आपका, और वो कौन सा है? वह। वह जो है ये क्या है आपका? दंतोष्ठ वर्ण। वह वह जो है वो क्या है आपका? दंतोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ की बात करें तो अभी मैंने बताया ओ और औ। ओ और क्या? औ। ओ और औ क्या कहलाएंगे आपके? कंठोष्ठ। कंठ तालव्य क्या है? ए है और कौन सा है? अ है। ए है और कौन सा है? अ है। ओष्ठ की बात करेंगे तो प वर्ग के सभी वर्ण, प वर्ग के सभी वर्ण प्लस आपका छोटा ऊ प्लस आपका बड़ा ऊ, इतने वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? ओष्ठ की सहायता से। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी, कंठ तालव्य। विकल्प सी, कंठ तालव्य। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? देखिए यहाँ पर शब्दकोश की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? शब्दकोश की बात की जा रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके जितने भी आपके संयुक्त वर्ण हैं, जितने भी आपके संयुक्त वर्ण हैं, वो कहाँ से बने हैं? किसी न किसी आपके क्या बने हैं? दो वर्णों से मिलकर बने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जितने संयुक्त वर्ण दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं आपके? एक तो आपका छह दिख रहा है, एक तो आपका ज्ञ दिख रहा है। देखिए बात अगर इस च की करेंगे,
च की करेंगे तो क के बाद तो ये इसका शब्दकोश में स्थान नहीं आएगा, क्योंकि क के बाद अगर आप वर्णमाला में ही देखें तो क वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, क से लेकर के अंग तक, उसके बाद आपका क्या आएगा, च आएगा। अच्छा, बात करें अगर ख की, तो ख बहुत सारे लोगों ने आंसर किया होगा कि क के बाद क्या आएगा, ख आएगा, लेकिन ये आपका सही जवाब नहीं है। अब जरा इनके निर्माण पे देखिए, देखिए इसके निर्माण की बात समझिएगा। इस छ का निर्माण कैसे होता है, आपका हलंत का क प्लस हलंत का क प्लस पूर्ण से, और इस आधा कैसे निर्मित होने के कारण, इस आधा कैसे निर्मित होने के कारण जब आप हिंदी शब्दकोश को देखेंगे तो इस क के बाद वर्ण कौन सा मिलेगा, आपका छ मिलेगा, और छ के बाद ही अगला वर्ण आपका क्या मिलेगा, ख मिलेगा। अगला वर्ण क्या मिलेगा, ख मिलेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका छ। बात अगर करेंगे ज्ञ की, तो ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है, हलंत के जय, हलंत के जय प्लस ईय से, हलंत के जय प्लस ईय से। अगर जय का हम शब्दकोश में स्थान देखेंगे, जय का हम शब्दकोश में स्थान देखेंगे कि जय शब्दकोश में कहां पर मिलेगा आपको, हिंदी ज्ञ शब्दकोश में कहां पर मिलेगा, हिंदी शब्दकोश में, तो ये कहां पर मिलेगा, जय के बाद, जय के बाद आपका क्या मिलेगा, ज्ञ मिलेगा, और इस ज्ञ के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, झ मिलेगा, ये इसका स्थान होगा। तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा, तो छ दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा, छ दिखाई देगा। कौन सा, छ से क्षत्रिय वाला, छ से क्षत्रिय वाला। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश में व्यंजन क और ख के मध्य कौन सा व्यंजन दिखाई देगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, छ दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है, दंत्य वर्ण। मैंने आप लोगों को बताया था दंत्य वर्ण क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण दांत की सहायता, जिनका उच्चारण जीभ और दांत की सहायता से किया जाए, दंत्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दंत्य वर्ण। कौन कौन से होते हैं, आपके तय वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, तय वर्ग के कौन कौन से, तय थ द ध न। इसके अतिरिक्त और क्या मिलेगा आपको, ल, ल का भी उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है, जीभ दांत की सहायता से। और ल के बाद एक आपका आता है छोटा वाला श, इसका भी उच्चारण किसकी सहायता से किया जाएगा, दांत की सहायता से। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। स जो होगा ये कैसा वर्ण होगा, आपका दंत्य वर्ण होगा। बात अगर करेंगे पै की, तो पै कैसा वर्ण होगा, ओष्ठ वर्ण होगा। कैसा वर्ण होगा, ओष्ठ्य वर्ण होगा। बात अगर करेंगे ट की, तो ट कैसा वर्ण होगा, मूर्धन्य वर्ण होगा। कैसा होगा, मूर्धन्य वर्ण होगा। बात अगर करेंगे है की, तो है की दो क्वालिटी है, एक तो ये होगा आपका कंठ वर्ण, और दूसरा क्या होगा, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण भी है को ही कहा जाता है। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक वर्ण। तो देखिए हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। या ऐसे वर्ण जिनकी उच्चारण में मुख व नाक दोनों की सहायता ली जाए, क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो जो आपके पंचमाक्षर हैं, जितने भी आपके पंचमाक्षर हैं, वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, मुख और नाक दोनों की सहायता से, और इन्हीं को नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। तो जो आपका मैं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण। जो मैं हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण। बात अगर करेंगे पै की, तो पै की श्रेणी में आएगा, ओष्ठ की श्रेणी में आएगा। और ओष्ठ, ओष्ठ के अतिरिक्त ये क्या होगा, ओष्ठ के अतिरिक्त ये क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। बै की बात करेंगे तो ये भी पै वर्ग का व्यंजन है, और ये भी किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा, ओष्ठ में आएगा, ओष्ठ में। थ की बात करेंगे, ये कैसा वर्ण हो जाएगा, आपका दंत वर्ण हो जाएगा। कैसा वर्ण हो जाएगा, दंत वर्ण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ल और स का उच्चारण स्थान, उच्चारण किस स्थान से होता है। भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ल और स ये जो दोनों वर्ण हैं, इनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है, जीभ व दांत की सहायता से, जीभ व
दांत की सहायता से। अब ये मत कहिएगा सर जीभ तो आपने बताया ही नहीं। भैया बिना जीभ के क्या कोई वर्ड बोला जा सकता है क्या? तो हर वर्ड के उच्चारण में जीभ क्या है, अंडरस्टूड या फिर इंक्लूड है। तो ल और स का उच्चारण किस स्थान से किया जाएगा? जीभ और किसकी सहायता से? दांत की सहायता से। तो कैसा वर्ण होगा आपका? दंत्य वर्ण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दंत्य वर्ण। बाकी सारे के बारे में सभी के बारे में तो आपको पता ही है। कंठ वर्ण क्या होता है? क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं और ए, फिर आपका आ, फिर आपका ह और क्या विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। ओष्ठ से प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं और प वर्ग के अतिरिक्त आपका उ और बड़ा उ और बड़ा उ, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? ओष्ठ की सहायता से। तालु से उच्चारित होने वाले कौन से हैं? च वर्ग के सभी वर्ण। च वर्ग के अतिरिक्त क्या है आपका? छोटी ई, बड़ी ई, य और ये वाला बड़ा वाला श। दंत से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं? त वर्ग के सभी वर्ण, त वर्ग के सभी वर्ण और क्या? ल और क्या? श। ये भी कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? दांत की सहायता से। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़िए। अगले प्रश्न पे बढ़िए। क्या कह रहा है? स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण क्या होता है? व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी सहायता से होता है। आप लोगों ने स्वर की परिभाषा में ही पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से किया जाए क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए जो उच्छिप्त है ये भी प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर है, पार्श्विक भी है, ऊष्म भी है। लेकिन जो सघोष है, सघोष कहिए या फिर अघोष कहिए, ये किस आधार पर है? तो ये स्वर तंत्रियों के नाद के आधार पर है। सघोष और अघोष स्वर तंत्रियों के नाद के आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। ये आपका क्या है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़िए। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दो गुना समय लगता है। देखिए हर्ष से दो गुना समय कह रहा है। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय ही बताया था कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर्ष से कितना समय लग रहा है? दो गुना समय लग रहा है। और हर्ष से दो गुना समय अगर कहीं पर लग रहा है तो ऐसे ऐसे स्वरों को क्या कह रहा है? ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। लघु स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगे, इसे हम क्या कहते हैं? लघु स्वर। लघु स्वर के और नाम क्या है? मूल स्वर भी इनको कहते हैं और इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। संख्या इनकी कितनी होती है? संख्या इनकी कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन से होते हैं? एक आपका अ होता है, फिर आपका ई होता है, फिर आपका उ होता है और फिर आपका क्या होता है? री होता है। हर्ष कहिए, लघु कहिए, मूल कहिए, ये एक ही होते हैं। गुरु स्वर की अगर बात करें तो गुरु स्वर को और क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और क्या कहा जाता है? बड़ा स्वर। और किस नाम से जाना जाता है? द्विमात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। ये सब किसके नाम है? इसी के नाम है, द्विमात्रिक स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या इनकी कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए आ, बड़ी, बड़ा ऊ, फिर आपके ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी के सभी जो स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? आपके द्विमात्रिक, बड़ा या फिर दीर्घ स्वर, और इन्हीं को क्या कहते हैं? गुरु स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय, कितने गुना? 3 गुना समय लगता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु स्वर। सही आंसर क्या होगा? गुरु स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है?
ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। तो अगर स्वर तंत्री में कंपन होगा तो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनको क्या कहेंगे हम, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे वर्ष। उनको हम क्या कहेंगे, वर्ष व्यंजन कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, वर्ष व्यंजन कहेंगे। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया जाता है, जिनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया। काकल्य व्यंजन क्या होता है जो होता है वो क्या होता है आपका काकल्य व्यंजन। और कंठ व्यंजन जानते ही हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड। अगले पे बढ़िए, अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। यहां पर पूछा जा रहा है कि स्वर का वर्गीकरण कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए, ह्रस्व कहिए, प्लुत कहिए, संयुक्त कहिए, ये सभी तो सभी स्वर के वर्गीकरण हैं, लेकिन द्वित्व जो है ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ये क्या है, ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। जब एक ही व्यंजन दो बार आ जाए, एक पूर्ण व्यंजन के रूप में, एक अर्ध व्यंजन के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कहा जाए दिल्ली, दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए यहाँ पर मूल दीर्घ की बात की गई है। अगर केवल दीर्घ की बात होती तो दीर्घ स्वर में तो सभी के सभी आ जाएंगे, लेकिन मूल दीर्घ की बात की गई है। अब यहाँ पर आपको निर्माण समझना पड़ेगा। आ का निर्माण कैसे हुआ है, अ धन ए के योग से क्या बना है, आ बना है। ई का निर्माण कैसे हुआ है, ई धन, ई धन ई के योग से आपका क्या बना है, बड़ी ई बना है। ऊ कैसे बना है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ के योग से क्या बना है, बड़ा ऊ। लेकिन ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो अ धन ऊ के योग से आपका क्या बना है, ओ बना है। और ये अलग अलग स्वरों के योग से बना है, तो ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। मूल दीर्घ स्वर क्या होंगे, यही तीनों होंगे। कौन कौन सा, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों क्या कहलाएंगे, मूल दीर्घ स्वर। और ये जो ओ है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएगा, लेकिन इसे हम विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी रखेंगे। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमसे, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो चाहे आप ध्वनियां कहिए या फिर आप वर्ड कहिए, या फिर आप क्या कहिए, वर्ड कहिए, बात एक ही है। और हिंदी में जो वर्ड या ध्वनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन से, एक होते हैं आपके स्वर, एक क्या होते हैं स्वर, और दूसरा क्या होता है व्यंजन। एक होता है आपका स्वर और दूसरा क्या होता है व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर ध्वनियां कितने प्रकार की होंगी, ऑप्शन ए दो प्रकार की, ऑप्शन ए दो प्रकार की। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं उनका कुल प्रकार तो तीन होता है, लेकिन जब भी आपसे संख्या पूछी जाएगी, संख्या आप क्या बताएंगे, दो बताएंगे, क्योंकि वर्तमान हिंदी में केवल दो ही प्रकार लिए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका ह्रस्व, एक आपका ह्रस्व, और दूसरा आपका दीर्घ। दूसरा आपका क्या, दीर्घ, दूसरा आपका दीर्घ। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो। और जो आपका तीसरा प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। लेकिन प्लुत स्वर क्या का प्रयोग कहाँ किया गया है, प्राचीन हिंदी में। कहाँ किया गया है, प्राचीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी में, हिंदी में। वर्तमान हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से अब जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, दो प्रकार के। आपका जवाब क्या होना चाहिए, दो प्रकार के स्वर होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। भैया आप समझिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, जिह्वा के आधार की बात की जा रही है कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जीभ के आधार पर स्वर का प्रकार है वो कुल कितना प्रकार है, तीन प्रकार के स्वर बताए गए हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका अग्रस्वर, अग्रस्वर, एक होता है आपका मध्य स्वर, मध्य स्वर,
एक होता है आपका पश्च स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से आएंगे? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। संख्या भी आपसे पूछा जाता है तो संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अग्र स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। मध्य स्वर की अगर बात करेंगे तो मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, और कौन सा? अ। कौन सा स्वर आएगा? अ। और इसी अ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में किस स्वर को उदासीन स्वर की संज्ञा दी गई है, तो आप क्या कहेंगे? अ को क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर भी कहा जाता है। ए को क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर भी कहा जाता है। अब जितने बच गए हैं वो सभी के सभी कहाँ आ जाएंगे? पश्च स्वर में। कौन कौन सा? एक आ जाएगा आपका आ, फिर आ जाएगा आपका छोटा ऊ, फिर आ जाएगा आपका बड़ा ऊ, फिर आ जाएगा आपका ओ, और क्या आ जाएगा? औ। और क्या आ जाएगा? औ। तो जो आपके पश्च स्वर की संख्या होती है ये कितनी होती है? 5। ये कितनी संख्या होती है? 5। तो बात करेंगे जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? अरे भैया सबसे आसान क्वेश्चन, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग क्या होता है? अयोग वाह का एक वर्ड ही क्या कहलाता है? विसर्ग। जो हमें अह का उच्चारण देता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। क्या कह रहा है आपसे? ई ई च छ ज झ इया का उच्चारण कहाँ से होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जो च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? तालु से। और इनके अतिरिक्त जो आपकी छोटी ई और बड़ी ई है इनका उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? तालु से। और कैसे वर्ण कहलाएंगे? तालव्य वर्ण। कैसे वर्ण कहलाएंगे? तालव्य वर्ण कहलाएंगे। अगले प्रश्न पे आइए फटाफट। क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन आपसे। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? तो देखिए जो एक से अधिक वर्णों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे कहा जाए ये आपका हलंत का क, धन अ मिल करके आपका क्या बनेगा? क बनेगा। और इसी क को हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। ये भी अपने आप में क्या है? वर्ण है। ये भी क्या है? वर्ण है। और अ भी क्या है? वर्ण है। ये भी क्या है? वर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर है। अब समझिए यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात की जा रही है। तो देखिए ई जो है आपका ये तो हर्ष स्वर है, ये तो बाहर हो जाएगा। बात अगर करेंगे बड़ी ई की तो ये भी आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। ई धन ई के योग से बना है। ए की बात करेंगे तो ए धन ई के योग से बना है, ये भी क्या है? दीर्घ स्वर है। और ए की बात करेंगे तो ए धन ए के योग से बना है, ये भी क्या है? दीर्घ स्वर है। लेकिन हमें कोई एक ही चुनना है। हमें कोई एक ही चुनना है। तो ये दोनों तो दीर्घ होने के साथ साथ क्या है? संयुक्त भी हैं। ये दोनों दीर्घ होने के साथ साथ क्या है? संयुक्त भी हैं। दीर्घ स्वर की श्रेणी में ये भी आएंगे, लेकिन ये दीर्घ होने के साथ साथ क्या है? संयुक्त भी हैं। संयुक्त स्वर भी हैं। लेकिन जो आपकी बड़ी ई है ये केवल और केवल क्या है? दीर्घ स्वर है। केवल और केवल क्या है? दीर्घ स्वर है। और कैसा दीर्घ स्वर है? मूल दीर्घ स्वर है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन
बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए समझिएगा अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आपसे, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। और इसमें भी य और व को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। य और व को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। तो ढूंढ लीजिए इन चारों में से कोई भी अगर व्यंजन दिखाई दे रहा होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो देखिए वह दिख गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। बात अगर करेंगे श की तो ये कैसा व्यंजन होगा? ऊष्म व्यंजन। कैसा व्यंजन होगा? ऊष्म व्यंजन। जय और गय की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? आपके इष्टस्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाएंगे? इष्टस्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। क्या कह रहा है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? भैया अल्प प्राण की बात की जा रही है। मैंने बताया था अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक प्रत्येक पहले कॉलम के सभी वर्ण, तीसरे कॉलम के सभी वर्ण और पांचवें कॉलम के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। अब देखिए जो आपके ख का स्थान है ये कहाँ पर आता है? ख का स्थान किस में आता है? दूसरे कॉलम में आता है। ग का स्थान किस में आता है? तीसरे कॉलम में आता है। घ का स्थान किस में आता है? चौथे कॉलम में आता है। और ठ का स्थान किस में आता है? दूसरे कॉलम में आता है। तो ठ, घ और ख ये तीनों तो आपके क्या हो जाएंगे? महाप्राण। ये तीनों तो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। क्योंकि दूसरा और जो चौथा वर्ग होता है ये क्या होता है? महाप्राण। लेकिन 1, 3, 5 आपका क्या होता है? अल्प प्राण। तो गय क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण। ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजन। तो कौन सा विकल्प सही होगा? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, गय। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो चाहे आप घोष कहिए या इसी घोष को सघोष भी कहा जाता है। इसी घोष को सघोष भी कहा जाता है। अब देखिए नाद के आधार पर समझिएगा, नाद के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो होता है आपका अघोष, एक तो होता है आपका अघोष और दूसरा होता है आपका घोष, घोष या फिर इसी को कहा जाता है सघोष। घोष कहिए या फिर इसी को कहा जाता है सघोष। तो जो आपका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम होता है ये क्या कहलाता है? आपका अघोष। और जो आपके कॉलम 3, 4 और 5 के सभी वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? घोष कहिए या फिर सघोष कहिए। तो देखिए जय का जो स्थान है ये किस स्थान पर आता है? दूसरे कॉलम में आता है। ठीक है, च छ नहीं च छ ज ये किस में आएगा? तीसरे में आएगा। किस में आएगा? तीसरे में आएगा। क किस में आएगा? पहले में आएगा। च भी किस में आएगा? पहले में आएगा। और ट किस में आएगा? पहले में आएगा। तो ये तीनों के तीनों तो आपके क्या हो जाएंगे? अघोष। ये तीनों क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। लेकिन जो आपका ज है ये तीसरे में आने के कारण ही क्या हो जाएगा? आपका घोष या फिर सघोष। ये क्या हो जाएगा? घोष या फिर सघोष। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे अगला प्रश्न? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण की बात की जा रही है। ओष्ठ वर्ण क्या होते हैं? जिनका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से किया जाता है क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण। तो ए और आ ये दोनों आपके क्या है? कंठ वर्ण। ये दोनों के दोनों क्या हैं? कंठ वर्ण। ई जो है वो क्या है? आपका तालु से उच्चारित होने के कारण कैसा वर्ण है? तालव्य वर्ण। जो ऊ है आपका यही क्या हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण। ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण। और इसी को विकल्प को आप चुन लेंगे और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही। तो जो आपका ऑप्शन डी ऊ है इसी को हम क्या कहेंगे? ओष्ठ वर्ण कहेंगे। ओष्ठ वर्ण कहेंगे। अगले प्रश्न पे आइए। क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपसे? अर्धविपरीत स्वर आपसे पूछा जा रहा है। अर्धविपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर। तो देखिए देखिए मुख खुलने के आधार पर, बात को समझिएगा, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के
आधार पर, आधार पर जो स्वर बांटे गए हैं वो कितने प्रकार के बांटे गए हैं स्वर? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के स्वर बताए गए हैं? 4 प्रकार के। अब ये जो चारों प्रकार के स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो स्वर है वो है आपका संवृत स्वर। संवृत, संवृत या फिर आप कहिए विवृत स्वर। सबसे पहला जो स्वर है वो क्या है आपका? विवृत स्वर। विवृत स्वर, स्वर। विवृत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहे, मुख पूरा खुला रहे, पूरा खुला रहे, उसे हम क्या कहेंगे? विवृत स्वर। अब मुख पूरा किस स्वर के उच्चारण में खुला रहता है? आ के उच्चारण में। तो जो आपका आ होता है इसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है अर्ध विवृत की। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। और जो आपका अर्ध विवृत स्वर होता है इसके उच्चारण में क्या होता है? तो मुख आधा खुला रहता है, मुख आधा खुला, आधा खुला, खुला। ये क्या है? मुख पूरा खुला, खुला रहता है। और मुख आधा जो खुला रहता है तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? एक तो आपका होता है अ, और एक क्या होता है आपका औ। अ और औ के उच्चारण में क्या होता है? तो मुख आधा खुला रहता है। फिर बात करेंगे आपके संवृत स्वर की। किसकी? संवृत स्वर की। संवृत स्वर, संवृत स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद, मुख लगभग, लगभग पूरा बंद, मुख लगभग पूरा बंद, पूरा बंद होगा, ऐसे स्वर को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे स्वर को हम कहेंगे, ऐसे स्वरों को हम क्या कहेंगे? ऐसे स्वरों को हम कहेंगे संवृत स्वर। अब कौन कौन से ऐसे स्वर हैं आपके? कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका हम क्या कहेंगे, जिनको हम समृद्ध स्वर कहेंगे? तो एक है आपका ई, दूसरा है आपकी छोटी ई, फिर है आपका छोटा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, और फिर है आपका बड़ा ऊ। फिर क्या है आपका बड़ा ऊ। ये जो चारों हैं ये क्या हैं? आपके समृद्ध स्वर हैं और इनके उच्चारण में मुख लगभग पूरा बंद होता है। फिर चौथी जो कैटेगरी होती है वो क्या होगी? चौथी जो कैटेगरी है वो क्या है? आपका अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। और जो आपका अर्ध समृद्ध स्वर होता है इसके उच्चारण में क्या होता है? मुख लगभग आधा बंद होता है, मुख आधा बंद, आधा बंद होता है। और इसकी कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? तो एक आपका आएगा ए, और एक आपका आएगा औ, एक आपका आएगा औ, और एक स्वर और आता है जिसे कहा जाएगा अ, ए और औ। ये किस में आएंगे? आपके अर्ध समृद्ध में आएंगे। पूछा क्या गया है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो अर्ध विवृत की कैटेगरी में यही दोनों स्वर आते हैं। अब देखिए ये दोनों स्वर कहीं पर मिल रहे हैं तो आपके विकल्प बी में जो स्वर आया है ए, यही क्या हो जाएगा आपका? अर्ध विवृत स्वर, और विकल्प बी ही क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ते रहें और कायदे से अपनी चीज़ों को समझते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्या प्रश्न पूछ रहा है? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम क्या कहेंगे? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है ऐसे वर्णों को निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। जिनके उच्चारण में मुख ध्वनि जो है मुख प्लस नाक दोनों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। जैसे कहा जाएगा अंग, ठीक है, कहा जाए न, कहा जाए मैं, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके अनुनासिक वर्ण हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपसे? दृघ का वर्ण विच्छेद है। दृघ जो वर्ण है इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा दृघ शब्द का? तो देखिए सबसे पहले आप द्रि का वर्ण विच्छेद करेंगे तो द्रि का वर्ण विच्छेद क्या होगा? हलंत का द धन रि, हलंत का द धन रि। और अगला जो आपका अक्षर है ग, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? हलंत का ग धन अ,
हलंत का गय धन अ। तो वर्णिक विच्छेद क्या होगा? हलंत का दय धन री और हलंत का गय धन अ। किसमें है? हलंत का दय फिर री फिर हलंत का गय और अ। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसी को हम क्या कहेंगे? वर्णिक विच्छेद। इसी को क्या कहेंगे? वर्णिक विच्छेद कहेंगे। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? भैया अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की आपसे क्या पूछी जा रही है? संख्या। तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, फिर र, फिर ल, और क्या? व। और क्या? व। और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? बड़ा वाला श, फिर आपका मूर्धन्य श, फिर आपका ये दंत्य श, और क्या है? और क्या है? तो 4 वर्ण आपके ऊष्म और 4 वर्ण आपके अंतस्थ मिलकर के कितने हो जाएंगे? 8 वर्ण। कितने हो जाएंगे? 8 वर्ण। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो 8। यहां पर दोनों को जोड़कर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रे का विवरण है। तो देखिए रे को क्या क्या कहा जाता है? रे को वर्त से भी कहा जाता है, लुंठित भी कहा जाता है, और ये सघोष की श्रेणी में भी आता है, अल्प प्राण भी इसको कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्त से लुंठित, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में कौन सा आता है? रे आता है, रे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? मैंने बताया आप लोगों को कि जो आपका है इसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? काकल्य वर्ण की भी संज्ञा देते हैं। बात अगर करेंगे यह की, तो यह क्या है? आपका अंतस्थ। अंतस्थ, और अंतस्थ होने के साथ साथ ही ये क्या है? अर्ध स्वर भी है। अंतस्थ होने के साथ साथ क्या है? अर्ध स्वर भी है। अगर बात करेंगे स की, तो स क्या है? दंत्य। दंत्य, और कैसा वर्ण है? ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण है क्या है? कंठ्य। कंठ्य, और क्या है? काकल्य। काकल्य, कंठ कहिए या फिर काकल्य कहिए। फिर और ड़ की बात करेंगे तो ये कैसा व्यंजन है? नासिक्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? नासिक्य व्यंजन है। ठीक है कि जो क्वालिटी है ये है कंठ भी है और काकल्य भी है। कंठ भी है और काकल्य भी है। बात अगर करें इस प्रश्न की, क्या कह रहा है? यह का उच्चारण स्थान है। भैया बहुत पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यह का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। और तालु से उच्चारित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तालु से उच्चारित होने के कारण क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। चलिए आज की प्रैक्टिस में इतने ही प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने समय से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस करते रहिए और कायदे से चीज़ों को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।